प्रेसिशन सॉफ्टवेयर में पीओएस का एक ऐड ऑन मॉड्यूल इंटीग्रेट किया गया है और ये यूज़र्स की चॉइस है। जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इंटरेस्टेड होंगी और इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगी वो इसको सेपरेटली ऐड ऑन मॉड्यूल परचेज कर सकती हैं और अपने करंट प्रेसिशन के मेन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करवा सकती हैं। जिसके पास भी ऐड ऑन मॉड्यूल है उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप अदर्स को क्लिक करेंगे। अदर्स में आपको ऐड ऑन मॉड्यूल्स नज़र आते हैं जो कि सेपरेट मॉड्यूल्स हैं प्रेसिशन के मेन सॉफ्टवेयर से। पीओएस में आप एक्सेस करते हैं तो पीओएस के अंदर आपको सबसे कुछ मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। इसमें वेंडर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, आइटम इन्फॉर्मेशन, परचेज, सेल एंड पीओएस एसेंशियल है। आप सबसे पहले पीओएस एसेंशियल को के अंदर जाएंगे, इसको एक्सेस करेंगे। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसमें सबसे पहले कैटेगरी या आइटम है, लोकेशन एंड यूनिट है। कैटेगरी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की मेन क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऐसे कोड 1 के ऊपर प्रिंटेबल एंड स्टेशनरी का एक कैटेगरी ऐड हुई हुई है। उसके बाद एक कैटेगरी हुई हुई है यूनिफॉर्म्स की। इसमें मज़ीद कैटेगरीज जो हैं वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें सेल और परचेज के हिसाब से अगर ऐड करना चाहते हैं पीओएस के अंदर, चाहे वो कैफ़े हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो यूनिफॉर्म्स हो, चाहे वो बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरीज हो, या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जिसके लिए आपको एक सेलिंग पॉइंट की ज़रूरत है, उसके लिए पीओएस में एसेंशियल्स में जाके आपको सबसे पहले वो कैटेगरीज ऐड करनी होंगी। यहाँ मैंने दो कैटेगरीज फॉर एग्जांपल ऐड हुई हुई हैं, जिसमें एक प्रिंटेबल एंड स्टेशनरीज है, उसके अलावा यूनिफॉर्म है। मजीद कैटेगरी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैटेगरी के बाद आइटम्स हैं। आइटम्स जो हैं वो सब क्लासिफिकेशन है कैटेगरीज की। अगर एक कैटेगरी मेन कैटेगरी है तो उसकी सब क्लासिफिकेशन जो है वो आइटम्स हैं। आइटम्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, जिसके अंदर आप किसी भी मेन कैटेगरी के अंदर मज़ीद आइटम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बुक्स, नोट्स और कॉपीज ऐड किए हैं, फर्दर जितने आइटम्स आप ऐड करना चाहते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक लोकेशन का टैब दिया हुआ है। लोकेशन, जब भी आप कोई आइटम परचेज करते हैं या जहाँ भी आपकी इन्वेंट्री जो है वो स्टोर की जाती है, हो सकता है वो मल्टी लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल हो। और अगर आप उसको मल्टी लोकेशंस को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ आप उन लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ किस लोकेशन के ऊपर कितनी इन्वेंट्री इस वक्त प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें यूनिट है। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी आइटम का एक यूनिट होता है और यहाँ पे वो यूनिट्स आपने जो भी उसको ट्रीट, जिस यूनिट में भी ट्रीट किया जाता है वो यूनिट्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो यूनिट्स ऐड हैं, पीसेस, पैकेट। अब मज़ीद यूनिट्स अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रोडक्ट से जो है वो मीट करने चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट के साथ जो है उनकी एक सिमिलैरिटी और उन प्रोडक्ट के साथ वो मैच करते हैं। ये करने के बाद आप जो है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इन यूनिट, लोकेशन, आइटम और कैटेगरी को इनएक्टिव भी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीओएस के अंदर सबसे पहले अगर देखें तो इसमें वेंडर इन्फॉर्मेशन है। वेंडर इन्फॉर्मेशन, वेंडर बेसिकली वो पार्टीज हैं या वो अकाउंट्स होंगे जिनसे आप अपनी इन्वेंट्री को परचेज करते हैं आगे सेल करने के लिए। तो यहाँ जैसे एक हमने वेंडर ऐड किया हुआ है रॉयल स्टेशनरीज, उसमें कॉन्टेक्ट पर्सन, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। इसका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव है। उसके अलावा उसका क्रेडिट टर्म इन डेज है कि कितने डेज का वो आपको क्रेडिट देता है। बाज़ वेंडर्स जो हैं वो आपको 30 डेज क्रेडिट दे सकते हैं, बाज़ वेंडर्स आपको 60 डेज दे सकते हैं, बाज़ वेंडर्स आपको बिल्कुल क्रेडिट नहीं देते तो यहाँ ज़ीरो आएगा। क्रेडिट लिमिट इज बेसिकली ये है कि किस हद तक, किस लिमिट तक जो है वो आप इस वेंडर से परचेजिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये लिमिट जो है वो वेंडर खुद ही प्रोवाइड करेगा और ये टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकती है। इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ जितने दिल चाहे वेंडर ऐड कर सकते हैं और वो वेंडर्स ऐड होते आएंगे इसके अंदर। वेंडर के अंदर हमने एक रिपोर्ट ऐड की है जो कि आपको सॉफ्टवेयर में नज़र आएगी। उसमें आपको वेंडर की कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी और उनके क्रेडिट लिमिट्स और क्रेडिट टर्म्स जो हैं वो स्पेसिफाई हुई होंगी उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। वेंडर के बाद आपके पास
कस्टमर इन्फॉर्मेशन है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन में वो सारी पार्टीज ऐड होंगी जो कि जिनको आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। अब ये पार्टीज जो हैं वो आपकी अदर ब्रांचेस भी हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही कस्टमर नेम लिखा है, डेमो कोचिंग सेंटर ब्रांच 2। तो आपके अदर ब्रांचेस में एक हेड ऑफिस है और उसके सब ब्रांचेस हैं। तो जो कस्टमर है वो एक सब ब्रांच भी हो सकता है और दूसरे लोग भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगेन बिल्कुल वेंडर की तरह आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ भी क्रेडिट टर्म्स दी हुई हैं, क्रेडिट लिमिट दी हुई है, बिल्कुल एक रिपोर्ट भी अवेलेबल होगी जिसमें ये पता चलेगा कितने आपके कस्टमर्स हैं। ये कस्टमर्स आपके वॉक इन कस्टमर से अलग हैं। ये वो कस्टमर है जो आपके क्रेडिट कस्टमर हो सकते हैं या कैश कस्टमर हो सकते हैं, अदर देन वॉक इन कस्टमर। जो हमारी इस पर क्लासिफिकेशन है उसमें दो या तीन तरह के कस्टमर हो सकते हैं। एक कस्टमर वो जो कि आपसे मज़ीद आइटम जो है वो ख़रीदता है और आगे सेल करता है या वो जो भी करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा एक वॉक इन कस्टमर हो सकता है जिसमें आपके स्टूडेंट्स आ सकते हैं या अदर थर्ड पार्टीज आ सकती हैं। जैसे कोई भी वॉक इन स्टूडेंट आ जाता है जिसका हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो आपके नोट्स या कोई भी आइटम खरीदने में इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए भी वो एक वॉक इन कस्टमर कहलाएगा। तीसरे टाइप का जो कस्टमर हो सकता है वो आपका इन हाउस कस्टमर हो जाएगा, विच इज़ बेसिकली अ वॉक इन कस्टमर। लेकिन उसमें आप उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेलिंग पॉइंट के अंदर ऐड कर सकेंगे कि वो जो है किस ग्रुप, किस क्लास और किस सेक्शन का स्टूडेंट है। तो ये चीज़ें आप यहाँ उसमें ऐड कर सकेंगे सेलिंग पॉइंट में। ये तीन तरह के कस्टमर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें लेकिन आपने जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन में ऐड करना होगा वो वही कस्टमर होंगे जिनको आपने मज़ीद जो अपनी प्रोडक्ट है उसको सेल करना है। इसमें वॉक इन कस्टमर या कैश कस्टमर या आपके इन हाउस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आइटम इन्फॉर्मेशन। आइटम इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जो है एक आइटम ऐड करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक आइटम है प्रिंटेबल एंड स्टेशनरी। प्रिंटेबल एंड स्टेशनरी का जो कोड है वो 1 है हमारे पीओएस एसेंशियल के अंदर। आइटम मैं यहाँ अगर ले लेता हूँ कॉपीज, तो अगर मैंने कॉपीज ऐड किया है तो आइटम का कोड मेरे पास 3 है वहाँ पे। और प्रोडक्ट नेम जो है वो मैंने यहाँ अगर कोई ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैथ्स कॉपी 1 और 100 पेज की है, कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, कोई भी यूनिक नाम ले सकता हूँ। ये चीज़ मैंने प्रोडक्ट नेम जो है बहुत सोच समझ के डिज़ाइन या नेम देना होगा इसको। उसकी वजह ये है कि मैथ्स की कॉपी जो है वो 50 पेज की भी हो सकती थी, 200 पेज की भी हो सकती थी, उसमें कोई और भी सिग्निफिकेंट चीज़ हो सकती थी। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट का नाम उस हवाले से सोच समझ के रखना है ताकि मैं इनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकूं। उसके बाद यहाँ नीचे एक बार कोड दिया होगा। आप किसी भी प्रोडक्ट का बार कोड भी यहाँ पे दे सकते हैं और आगे जाके वो बार कोड जो है वो आपकी अगर प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ होगा तो सेलिंग पॉइंट के अंदर आप उस बार कोड के थ्रू भी जो है वो उस प्रोडक्ट को अपनी सेल लिस्ट के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद इसमें यूनिट दिया हुआ है। यूनिट अगेन इट ये आया है पीओएस एसेंशियल से। आप जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिट नजर आएंगे। अब मैंने मैथ्स की कॉपी को कहा है कि पीसेस है इसका यूनिट, ये पीस एक पीस काउंट होगा। रिटेल प्राइस इसकी 30 है, होलसेल प्राइस मैंने कोई नहीं रखी, 0 है। वेंडर प्राइस जो है यहाँ पे 27 है। उसके अलावा जो है वो शेल्फ लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स जो है वो ये बेसिकली नंबर ऑफ मंथ्स है कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास यूजफुल कंडीशन में कितने अरसे रह सकती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3 मंथ्स रखा है। अगेन दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, लेकिन ये कि अगर आप बता इसको कर देते हैं तो आगे कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आने वाली हैं जो ये आपको बताएंगी कि शेल्फ लाइफ जो इन्वेंट्री आपके पास इन हैंड है उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी है। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। जब आप एक परचेज ऑर्डर या परचेज इनवॉइस जो है सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो उस वक्त यूज़ में आएगी। रीऑर्डर लेवल से जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है हमने उसके वो ये है कि एक रीऑर्डर लेवल जो है सॉफ्टवेयर आपको प्रॉम्प्ट दे देगा और एक रिपोर्ट में आपको ये स्पेसिफाई करेगा कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो रीऑर्डर लेवल पे इस वक्त स्टैंड करती हैं। इसको आप सेव कर दें, लिस्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको फ्यूचर में एक परचेज प्राइस लिस्ट नज़र आ जाएगी जिससे आप प्राइस लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो विद कोड होगी। आइटम इंफॉर्मेशन के बाद आप अगर अदर्स में आ जाते हैं तो इसमें आपको
जो सबसे पहले इन्वेंट्री इन करने के दो तरीके हैं। उसमें जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी इन्वेंट्री ऐड करेंगे, जब आप अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक ओपनिंग स्टॉक होगा, आइटम्स इन हैंड, ऑलरेडी इन हैंड। तो वहाँ पे आप जो है वो लोकेशन सेट करेंगे, कौन से लोकेशन पे वो आइटम पड़े हुए हैं, और उसके बाद आइटम पे आके एंटर करें। आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम सारी आ रही होगी। अगेन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आइटम डिस्क्रिप्शन से अवेलेबल हुई है, आप इसको क्लिक कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आ रही है वो स्टोर 1 आ रही है। अब क्वांटिटी अगर मैं 100 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये रेट जो मेरे पास यहाँ अपेयर हो रहा है, वेंडर रेट है, और इस रेट को मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे 27 बाय डिफ़ॉल्ट रेट है, मैं इसको 30 भी कर सकता हूँ। मैंने 30 कर दिया क्योंकि मुझे 30 के रेट पे ये इस वक्त रिसीव हुई है। करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगेन प्रोडक्ट का रेट यहाँ भी चेंज हो सकता है। लेट सपोज आप इसको अगर 45 कर देते हैं, तो ये 45 हो जाएगा अमाउंट। इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट का जो रेट है वो डिफ़र करता है बाद सिनेरियोज में, इसलिए इसको यहाँ पे ओपन दिया गया। आ जाएगी क्वांटिटी, ऑटोमेटिकली अमाउंट जो है वो 90 हो जाएगा। पैक की यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, पैक का कॉलम क्यों दिया हुआ है? पैक का कॉलम इसलिए दिया गया कि बाज़ दफ़ा आपके पास कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनके पैक्स जो हैं, जिनकी आपने जो प्रोडक्ट बनाई होती है वो तो आपने यूनिट के हिसाब से बनाई होती है, लेकिन वो होते कुछ पैक्स के साथ हैं, मतलब दो आइटम एक ही पैक में। तो अगर आप यहाँ पे पैक 2 कर देंगे या 3 कर देंगे या जितने भी कर देंगे, तो वो उस हिसाब से जो है वो नेट क्वांटिटी काउंट होगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी 5 कॉपीज़ हैं, लेकिन 2, इसके 5 कॉपीज़ के मैंने 2 बंडल लिए। तो मैं जब 2 कर दूँगा तो मेरी नेट क्वांटिटी जो है वो 10 हो जाएगी, और मेरी जो